गेट के क्वेश्चंस की बात करते हैं तो जो भी हमारा सेकंड चैप्टर में जितने भी हमने वीडियोस डिस्कस किए थे, 4 वीडियो जो हमने डिस्कस किया था, चारों के चारों वीडियो से रिलेटेड उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास हैं उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने भी जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा धीरे धीरे, तो देखो और क्वेश्चन को समझते जाओ किस तरीके से करना है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.1। 2.1 का मतलब क्या है कि सेकंड चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें बोला है साइक्लिक हीट इंजन डज 50 किलो जूल ऑफ वर्क पर साइकिल इफ द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज 75%, द हीट रिजेक्टेड पर साइकिल। यानी कि इसमें पूछा है कि अच्छा, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए ना तो सबसे पहले काम क्या करो कि जो क्वेश्चन बोला है ना हीट इंजन, तो हीट इंजन तुरंत बना लो, बिना कुछ सोचे समझे हीट इंजन तुरंत बनाओ। तो हमें पता है कि कुछ हीट इंजन इस तरीके का होता है। अब हीट इंजन मैंने बना लिया, यहाँ पे जो टर्म लिखा वो लिख देते हैं, ठीक है। इसमें बोला है कि हीट इंजन 50 किलो जूल ऑफ वर्क पर साइकिल, यानी कि जो वर्क करता है ये कितना कर रहा है, 50 किलो जूल वर्क दे रहा है सर इसमें। फिर बोला है क्या कि एफिशिएंसी जो है इस हीट इंजन का, एफिशिएंसी कितना है, एफिशिएंसी इज योर 75%, मतलब इसकी वैल्यू निकालें तो 0.75, और कभी परसेंटेज दिया तो उसको मुझे वैल्यू निकालना तो क्या करना, मुझे 100 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ मुझे बोला है कि हीट रिजेक्टेड निकालो, तो सिंपल सी बात है, ये क्यू सप्लाइड होगा, ये क्यू रिजेक्टेड होगा। तो मुझे निकालना है यहाँ पे हीट रिजेक्टेड। तो कैसे निकालेंगे, अगर मुझे हीट रिजेक्टेड निकालना है तो सिंपल सी बात है, अगर इस हीट इंजन के लिए कोई टेम्परेचर कुछ नहीं दिया हुआ तो सिंपल कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इस हीट इंजन इस गोले के लिए इन इज इक्वल टू आउट, एनर्जी बैलेंस करूंगा। तो अगर इस गोले के लिए मैं एनर्जी बैलेंस करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा सर कि इन कौन कौन सा हो रहा है, केवल क्यूएस, आउट कौन कौन सा जा रहा है, डब्ल्यू और क्यूआर। यानी इस डिवाइस के लिए इन कौन सा हो रहा है, क्यूएस, आउट कौन सा हो रहा है, डब्ल्यू और क्यूआर। तो यहां से मैं बोल सकता हूं मुझे निकालना है हीट रिजेक्टेड, तो क्यूआर दैट विल बी इक्वल टू क्यूएस माइनस डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर 1। यानी मुझे बस डब्ल्यू तो पता ही है, डब्ल्यू मुझे पता है, बस क्यूएस पता चल जाए तो हो जाए काम। और यहाँ पे एफिशिएंसी दे रखा है, यहाँ पे एफिशिएंसी दे रखा है, तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन हीट सप्लाइड, आउटपुट अपॉन हीट सप्लाइड। और यहाँ पे मुझे दे रखा है इसकी वैल्यू कितनी, 0.75, और यहाँ पे W कितना दिया हुआ है, 50। QS मुझे निकालना है, ठीक है। तो यहां से QS निकाल के क्या करूंगा, यहां से अगर मैं QS निकालूं तो क्या हो जाएगा, QS इज इक्वल टू डायरेक्टली 50 अपॉन 0.75, और 0.75 क्या होता है, 2/3 समथिंग। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, और सिंप्लीफाई करके मुझे क्या करना है, यहाँ पे QS की वैल्यू पुट कर देनी है। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो डायरेक्टली यहाँ पे दिया हुआ है, इसका अगर 2/3 में निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो। देखो ध्यान से कितना हो जाएगा, 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/3। तो अगर इसको 2/3 लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, 50 अपॉन 2/3, यानी कि 2 into 3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया QS। अब ये मैं QS यहाँ पे निकालूं, तो QS यहाँ पे जब रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, इससे क्या हो जाएगा, QR, QR इज इक्वल टू QS, QS कितना है, 150/2, 150/2। और अगर ये 150/2 है तो मैं क्या इसको लिखूंगा, इसको माइनस W, W कितना दिया हुआ है, 50, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इसको, मेरा आंसर आएगा एक सेकेंड, इसका आंसर 0.5 दे रखा है, एफिशिएंसी दे रखा है 0.5, इसमें सारे का सारा ऑप्शन दिया हुआ है, ये रेशियो में दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, W हमारा दे रखा है 50 अपॉन QS, QS मुझे निकालना है, और 0.75 एफिशिएंसी दे रखा है, 75 बिल्कुल सही है। तो हीट रिजेक्टेड पर साइकिल, QR पूछा है, तो QR इज इक्वल टू QS माइनस W, हमने ये भी बिल्कुल सही निकाला, W भी ठीक है, W अपॉन QS, तो QS W 50 अपॉन 0.75। अब इसको मैं ऐसा कर सकता हूं, इसको सिंप्लीफाई मुझे करना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, डायरेक्टली 2 बार 0 लगा दिया, ये आ गया। तो एक बार कर लेते हैं, 200/t, इसको मैं सिंप्लीफाई किया तो क्या आया, 200/3, वो हमने मिस्टेक कर दिया था, 2/3 0.75 नहीं होगा। अब यहाँ पे हम 2/3 करेंगे, 200/3 करेंगे, तो 200/3 माइनस 50 करना है, तो क्या होगा, ये माइनस 50 यानी कि 150, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 50/3। लेकिन आंसर इसमें कुछ डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 2/3, और देखो ध्यान से 16 into 3 कितना, 48 + 2,
50/3, यही ऑप्शन आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन इस चैप्टर का। A Carnot cycle is having an efficiency, यहाँ पे efficiency दे रखा है, Carnot cycle का efficiency 0.75, ठीक है। और Carnot efficiency का मतलब हमेशा मतलब मान के चलो कि किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है, यानी कि टेम्परेचर का फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, यानी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी दे रखा है। और बोला है कि द टेम्परेचर ऑफ द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर 727, तो लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर का वैल्यू कितनी होगी, डिग्री में दे पूछ रखा है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं कार्नोट साइकिल को भी इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं बोल सकता हूं ये हमारा हीट सप्लाइड है, ये रिजेक्टेड है, और ये हमारा क्या है, वर्क। स्टार्टिंग जो ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर हमारा T2 है। या अगर यहाँ पे हायर लोअर के फॉर्म में देखें तो हम इसको बोल सकते हैं T हायर, इसको बोल सकता हूं मैं T लोअर। तो अगर यहां से देखा जाए तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू होना चाहिए W/QS। लेकिन अगर कभी भी कार्नोट, ये नॉर्मल एफिशिएंसी, लेकिन अभी मुझे कार्नोट एफिशिएंसी की बात करता है या रिवर्सिबल एफिशिएंसी की बात करता है, उसका मतलब वो टेम्परेचर का फॉर्म बोल रहे हैं। तो टेम्परेचर का फॉर्म में हमने निकाला हुआ है, क्योंकि जब Q को निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं यहां से, QS माइनस QR/QS। और इसको हमने निकाला हुआ था पहले, क्या निकाला था, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस QR/QS। और अगर साइकिल रिवर्सिबल है तो रेशियो, हीट का रेशियो, केल्विन ने एक्सपेरिमेंट किया था और बताया था कि जो हीट का रेशियो वही टेम्परेचर का रेशियो हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस T लोअर, R रिजेक्टेड लोअर पे हो रहा है, S हायर पे हो रहा है सप्लाइड, तो 1 माइनस T लोअर अपन T हायर, यानी कि यहां से मैं निकाल सकता हूं 1 माइनस T लोअर कितना हुआ है, T लोअर मुझे निकालना है, यहाँ पे T हायर दे रखा है मुझे, आई थिंक T हायर कितना दिया होगा सर, T हायर दे रखा है 727 डिग्री सेंटीग्रेड। तो याद रखो हमेशा 727 दिया हुआ है T हायर 727 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको तुरंत केल्विन में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा 729 एंड 1000 केल्विन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया 1000 केल्विन। ये टेम्परेचर हमेशा किसमें, केल्विन में। एफिशिएंसी दे रखा है कितना 0.75। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको डायरेक्टली TL की वैल्यू मिलेगी कितना, देख लो यहाँ पे, इसको इधर लेकर आओ, TL/1000, इसको इधर लेकर जाओगे तो 0.25 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 250 केल्विन। T लोअर मिलेगा 250 केल्विन। लेकिन आपका आंसर पूछा है किसमें, आपका आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर आपको केल्विन में दिया है डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 250 माइनस 273, तो उससे करोगे जब तो माइनस 23 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आंसर। तो अगर आंसर मैच किया तो मेरा आंसर मिला बी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या है, बी। और ये क्वेश्चन गेट 2002 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा जो है ये गेट 2002 का है, इससे पहले वाला क्वेश्चन गेट 2001 का था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो गेट 2004 में पूछा हुआ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कई बार बच्चों ने कई बार पूछा इस क्वेश्चन को, कई बार बताया गया, तो उसके बाद भी पूछते हैं बच्चे, इसको समझना है ध्यान से। बोल रहा है कि सोलर कलेक्टर, इस क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूं आपको। एक सोलर कलेक्टर है जिसके ऊपर यहाँ पे एनर्जी को मिल रही है, और जो एनर्जी मिल रही है वो 0.6 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर की रेट से मिल रही है, यानी कि 1 यूनिट एरिया पे 0.6 किलोवाट एनर्जी मिल रही है इसको। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि सोलर कलेक्टर जो आगे क्या कर रहा है, हीट ट्रांसफर कर रहा है, दे रहा है, किसी को दे रहा है ये, और जो सोलर कलेक्टर का एफिशिएंसी है वो 50% है, यानी कि जितना भी इसको मिल रहा है हीट, उसका 50% हीट ही आगे ट्रांसफर कर पा रहा है। और वो ट्रांसफर करने की वजह से यहाँ पे कोई इसमें बोला है क्या कि ये जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को 350 केल्विन तक हीट किया गया, यानी कि आपको फ्लूइड था और इस हीट की वजह से इसको 350 केल्विन पे हीट किया, मतलब हीट किया गया है, और वो 350 और 315 केल्विन के बीच में एक हीट इंजन डेवलप कर रहा है। ठीक है ना, और बोला है कि वो हीट इंजन 2.5 किलोवाट पावर सप्लाई कर रहा है। तो क्या कर रहा है, हीट इंजन 2.5 किलोवाट पावर सप्लाई कर रहा है। तो जब वो 2.5 किलोवाट पावर सप्लाई कर रहे हैं तो बोला है कि मिनिमम एरिया बताओ सोलर कलेक्टर का कितना चाहिए, यानी कि 2.5 किलोवाट पावर सप्लाई करने के लिए सोलर का एरिया कितना चाहिए, कितने का एरिया, क्योंकि ये जो हमने लिया हुआ ये पर यूनिट एरिया लिया हुआ है। ध्यान से देखो, तो इसमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो निकाल लेते हैं कैलकुलेटर, इसको सॉल्व करेंगे कैसे हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं इसका कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन हम स्टार्ट कैसे करेंगे। ध्यान से देखो, तो ऐसे क्वेश्चन हम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले देखो, ध्यान से हम क्या देख रहे हैं, हमें पूछा क्या है, ये पूछा है। अब हम इसको देखेंगे कि
किससे रिलेट करना है, हमें बोला है कि इतना लेने के लिए कितना एरिया चाहिए, ठीक है। तो 2.5 किलोवाट हमें आउटपुट दे रखा है। अब 2.5 किलोवाट आउटपुट दे रखा है तो ये कितना होगा, वो कैसे मैं निकालूं, क्योंकि अगर मुझे ये पता चल जाए, ये हीट सप्लाइड पता चल जाएगा, तो ये हीट सप्लाइड ही और ये जो हीट है ये दोनों बराबर होगा। इसके लिए तो इन इज इक्वल टू आउट लग सकता हूं। अब ये जो क्यू मुझे पता चल गया तो उसका डबल होना चाहिए, और ये किलोवाट में पता चल गया तो मैं एरिया निकाल सकता हूं यहाँ पे। तो सबसे मेन काम हमारा क्या है, क्यूएस निकालना। तो क्यूएस के लिए मैं क्या करूंगा कि फॉर क्यूएस क्या करूंगा मैं एफिशिएंसी का फॉर्मूला सिंपल यूज करूंगा, हीट एनर्जी एफिशिएंसी का। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, W अपॉन QS। और अगर ये रिवर्सिबल है तो इसका हमने पता है 1 माइनस टी लोअर कितना है 315 अपॉन हायर कितना है 350 केल्विन इज इक्वल टू W क्वेश्चन में गिवन है 2.5 किलोवाट, QS मुझे निकालना है। तो यहां से कैसे निकालेंगे, अब देखो यहां से अगर QS की बात करूं तो QS क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, हम कैलकुलेटर सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हमारा हो जाएगा 350 माइनस 315 डिवाइडेड बाई 350, तो ये हमारा 0.1 आया, ये इसकी वैल्यू 0.1 आई, तो जब इसको नीचे ले जाएंगे तो 0.1 हो जाएगा, यानी कि डायरेक्टली 25। तो इसका हमारा QS की जो वैल्यू आई यहां से वो आया 25 किलोवाट। अब ध्यान से देखो, इसका वैल्यू आया 25 किलोवाट। अब क्या करें, QS मुझे पता चल गया 25 किलोवाट सर। अब इसके लिए एनर्जी बैलेंस अगर मैं लगाता हूं, तो इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूं कि Q इज इक्वल टू QS, एनर्जी बैलेंस है। तो यहाँ पे Q कितना चाहिए, Q भी क्या होगा 25 किलोवाट होगा। अब अगर Q की वैल्यू 25 किलोवाट है और ये हमारा इनपुट है जो सोलर कलेक्टर पे पड़ रहा है, और इसका एफिशिएंसी अगर 50% है, यानी कि अगर ये 10 इस पे मिलता होगा तो ये 5 देता होगा। तो अगर ये 25 किलोवाट दे रहा है मतलब कि इस पे इनपुट कितना पड़ा होगा, यानी कि जो सोलर कलेक्टर का इनपुट है वो कितना रहा होगा, वो होगा 25 अपॉन 0.5। क्योंकि अगर इसका एफिशिएंसी मुझे पता है तो मैं बोलूंगा ना, इसका एफिशिएंसी का मतलब क्या होगा, एफिशिएंसी सोलर कलेक्टर का मुझे निकालना है तो वो क्या होगा, किससे इक्वल होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट मुझे पता है 25 क्यू और इनपुट मुझे निकालना है, तो यहां से मैं निकालूंगा तो क्या बचेगा, इसका डबल कर दूंगा 1/2, तो ये हमारा हो जाएगा 50 किलोवाट, यानी कि 50 किलोवाट इसमें ही मिलना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि कितना है, कि टोटल इनपुट टोटल एनर्जी कितना हम दे रहे हैं 50 किलोवाट, और यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 0.6 है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 0.6 है। तो मैं बोलूंगा कि एरिया रिक्वायर्ड वो किसके इक्वल होगा, अरे देखो यूनिट आपको सब कुछ बता रहा है, यहाँ पे किलोवाट है, यहाँ पे किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है, मैं क्या करूं, दोनों में मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं, इसमें से डिवाइड कर दूं वो, यानी अपॉन में लेके, अगर मैं ऐसा लेता हूं किलोवाट अपॉन किलोवाट पर मीटर स्क्वायर अगर लेता हूं सर, तो मीटर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, यानी कि एरिया की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि 50 अपॉन 0.6। तो अगर मैं ऐसा करूंगा 50 अपॉन 0.6 तो कितना आंसर आएगा, ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, 50 डिवाइडेड बाई 0.6, तो ये हमारा 83.33, और परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे आ रहा है। ये क्या हुआ, 83.33 मीटर स्क्वायर इसका एरिया होना चाहिए, जो ऑप्शन हमारा ए मैच हो गया। आई बात समझ में, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर मुझे पर यूनिट का पता है, जैसे अगर बोलते हैं ना कि एक केले का रेट इतना है तो 10 केले का रेट कितना होगा, ऐसा करके क्वेश्चन, या बता दिया कि 50 रुपए का केला लेना है, 50 रुपए का केला लेना है और एक केले का रेट 2 है, तो बताओ कि 50 रुपए में कितने केले आएंगे, तो क्या किया 50/2 यानी कि 25 केले आएंगे। इसी तरीके से टोटल हीट ट्रांसफर दे रखा है 50 है और पर यूनिट पर एरिया में 0.6 मिल रहा है, तो टोटल कितना एरिया चाहिए, तो 50 डिवाइडेड बाई 0.6 ले लिया, तो 83.33 मीटर स्क्वायर मेरा एरिया आ गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 4, और ये पूछा हुआ है गेट 2008 में, 2 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें डायग्राम दे रखा है माय डियर, ये डायग्राम दे रखा है और बोला है क्वेश्चन में एक साइक्लिक डिवाइस है, ऑपरेट्स बिटवीन 3 थर्मल रिजर्वायर, 3 थर्मल रिजर्वायर के बीच में ऑपरेट हो रहा है। एज शोन इन द फिगर, हीट इज ट्रांसफर्ड टू फ्रॉम द cyclic device. It is assumed that heat transfer between the each thermal reservoir and the cyclic device takes place across negligible temperature difference. वो तो होता ही है, ठीक है, हटाओ। अब ये बोला है कि बताओ ये साइक्लिक डिवाइस क्या होगा, हीट इंजन है, क्या है, वही चीज हमें बताना है। तो ध्यान से देखो, अब अगर मुझे बताना है कि ये साइक्लिक डिवाइस है क्या,
तो कुछ इस तरीके का है कि दो पर्टिकुलर से हीट ले रहा है और उसको किसी को हीट दे रहा है। तो मुझे पता करना है कि साइक्लिक डिवाइस क्या है, तो उसके लिए मैं डायरेक्टली क्लॉसियस इनइक्वालिटी की हेल्प से dq/t निकाल लेता हूँ। और क्योंकि मुझे पता है कि dq/t की वैल्यू निकालने के बाद मुझे पता चल सकता है कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है। अगर dq/t की वैल्यू 0 है तो रिवर्सिबल होगा, और dq/t की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, जनरली ऐसा होता है ना, साइक्लिक लेस देन 0 इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 का मतलब रिवर्सिबल, लेस देन का मतलब होता है इरिवर्सिबल। तो निकालते हैं। इसमें इस डिवाइस के लिए लेके चलना है, तो इस डिवाइस के लिए ये अंदर क्या जा रहा है, इस डिवाइस के लिए अंदर क्या जा रहा है, देखो ध्यान से। तो इस डिवाइस के लिए अंदर जा रहा है सर कितना, 100 किलो जूल, किस टेम्परेचर पे, 1000 पे, तो ये प्लस हो जाएगा 100 किलो जूल अपॉन 1000 प्लस। अब इसके लिए सप्लाई टू द सिस्टम 50 है, किस टेम्परेचर पे, 500 पे, तो वो भी क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 50 किलो जूल हीट मिल रहा है कितने टेम्परेचर पे, 500 पे। अब इसके लिए 60 किलो जूल बाहर जा रहा है इससे डिवाइस से, तो हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 60 अपॉन 300। ये हमारा हुआ टोटल dq/t। तो इसको निकालो, सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/5, 1/10 1/155 इज इक्वल टू 0। यानी एक चीज तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq/t जो है वो क्या है, 0। यानी कि यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म है कि जो साइकिल है वो रिवर्सिबल है, ये तो कंफर्म है। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा है और रिवर्सिबल, यानी कि दो ऑप्शन इरिवर्सिबल के लिए है, सी डी, उनको हटा दो। अब हमें देखना है कि ऑप्शन ए एंड बी, रिवर्सिबल हीट इंजन या रिवर्सिबल हीट पंप और रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर। तो हमें बस दोनों में डिफरेंस देखना है। दोनों में डिफरेंस क्या है सर, हीट इंजन जो होता है वो वर्क देता है, और वो हाई टेम्परेचर से हीट लेकर लो टेम्परेचर को हीट रिजेक्ट करके और वर्क देता है। और रिवर्सिबल हीट पंप या रेफ्रिजरेटर की बात करूं तो लोअर टेम्परेचर से हीट एक्सट्रैक्ट करके हायर टेम्परेचर पे लेता है। तो ध्यान से देखो, ये हाई टेम्परेचर से वर्क हीट ले रहा है, लोअर टेम्परेचर पे हीट दे रहा है और कुछ वर्क देगा। वर्क कितना देगा वो निकालना है, तो आप निकाल सकते हो कैसे, टोटल इस डिवाइस के लिए जो टोटल वर्क देने वाला वो क्या है, 100 किलो जूल और 150, टोटल 150 किलो जूल इसको हीट सप्लाई हो रहा है और 50 रिजेक्ट हो रहा है। तो टोटल वर्क डन की बात करो तो वर्क डन कितना दे देगा, 150 माइनस 60, यानी कि ये 90 किलो जूल जो है ये हीट, ये वर्क देगा, यानी कि ये वर्क प्रोड्यूसर डिवाइस है। इसलिए मैं बोलूंगा इसका ऑप्शन क्या होगा, रिवर्सिबल के साथ साथ ये हीट इंजन होगा। यानी उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर हमारा ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.5। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद हाई टेम्परेचर थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, द एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स इज। कुछ भी नहीं पढ़ना, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है गेट में, और अगर गेट में बोला है क्या कि एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, अगर ऐसे क्वेश्चन गेट में कभी भी आए तो कुछ सोचना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यूनिवर्स का मतलब हमने पढ़ा हुआ है कि यूनिवर्स में वो सारे प्रोसेसेस ही पॉसिबल है जिसका एंट्रोपी चेंज हमेशा, एक्चुअल की बात करें तो बढ़ेगा, उसी को हमने बोला था इंक्रीज इन एंट्रोपी प्रिंसिपल। तो ऑप्शन देखो कहीं भी ऐसा है ऑलवेज पॉजिटिव, तो ऑप्शन डी डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा है क्या कि ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब ही है कि ये इंक्रीज करेगा, इसका मतलब डायरेक्ट मेरा आंसर कौन सा हो गया, आंसर मेरा डायरेक्टली यहाँ पे बोल दूंगा डी आंसर हो गया। और ये गेट 2010 का क्वेश्चन है, ये गेट 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 2.6 यानी कि चैप्टर 2 का 6 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ने बोला है आइडियल गैस है, कांस्टेंट प्रॉपर्टीज दे रखा है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस फॉलो कर रहा है, तो बोला है कि इस बताओ, और ये गेट 2018 का क्वेश्चन है, जो बोला है कि बताओ एंट्रोपी चेंज कैसे निकालोगे। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, चारों के चारों ऑप्शन में देखो कौन सा फॉर्मूला कौन सा आने वाला है। तो एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पे सीपी और एलएन का मैंने आपको बताया था रिलेशन यूज करने के लिए किस तरीके से यूज करते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर मुझे तीनों इक्वेशन भी एक भी इक्वेशन पता है तो मैं यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूँ। कैसे, ऑप्शन ए देख लो डायरेक्टली, सीपी एलएन T2 by T1 माइनस आर एलएन P2 by P1, ऑप्शन ए, और सीपी के साथ माइनस आ रहा है, यानी कि डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अगर मैं ऑप्शन बी, यानी कि आंसर तो पता चल गया कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है, इसमें आंसर करेक्ट आंसर है। अगर मैं बी देखूं तो बी के साथ मुझे पता है कि सीबी और सीपी के साथ माइनस नहीं होता था, तीनों इक्वेशन में केवल माइनस एक जगह पे था, सीपी और आर के साथ।
तो ये ऐसे गलत हो गया। सी की बात करूं तो सीपीसीयू के साथ माइनस दे रखा है, वो भी गलत है। दूसरा और थर्ड जो लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, सीवी और आर के साथ प्लस दिया है वो ठीक है, लेकिन देखो सीवी के साथ सीवी ln t2 by t1 दे रखा है और यहाँ पे यानी कि आर के साथ टी आना चाहिए, और जो डी ऑप्शन है तो डी ऑप्शन में सीवी ln t2 by t1 तक सही है, प्लस आर ln v1 by v2 दे दिया, गलत कर दिया है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला में क्या होता है ln के साथ हमेशा फाइनल अपॉन इनिशियल, यहाँ पे इनिशियल अपॉन फाइनल दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गेट 2013 का। ठीक है, और गेट 2013 में मैं ये बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एन आइडियल गैस ऑफ मास m एंड ए टेम्परेचर T1 अंडरगोज रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ बोल रखा है प्रोसेस कौन सा है, तो प्रोसेस इज योर रिवर्सिबल आइसोथर्मल। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल है। अब ये बोला है कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, तो पता चल गया सर। अब ये बताओ कि द एंट्रोपी चेंज ऑफ द गैस, ये गेट 2013 में आया हुआ है, पूछा है कि एंट्रोपी चेंज ऑफ द गैस कितना होगा। तो मैंने आपको हमने देखा है लास्ट वीडियो जो हमारा था सेकंड चैप्टर का 4th वीडियो, उसमें हमने एंट्रोपी चेंज के फॉर्मूला निकाले थे। ठीक है, तो ध्यान से देखो एंट्रोपी चेंज के 3 फॉर्मूले हैं। तो मैंने बताया था आपको वो फॉर्मूला लेना है जिसमें एक क्वेश्चन एक पॉइंट दिया हो, यहाँ पे आइसोथर्मल बोला है मतलब टेम्परेचर बोल दिया है कि टेम्परेचर सेम होने वाला है। अब टेम्परेचर के साथ साथ एक प्रेशर का भी रिलेशन था, एक वॉल्यूम का भी रिलेशन था, तो कौन सा लेना है वो ऑप्शन से पता चल जाएगा। सारे के सारे ऑप्शन में देखो प्रेशर का टर्म दे रखा है, तो मैं ऐसा एंट्रोपी चेंज लूंगा जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों आ रहा हो। मतलब मैं क्या बोलूंगा, क्या था, Cp ln T2 by T1 माइनस R ln P2 by T1, ये मेरा इक्वेशन था। अब ध्यान से देखो, अगर आइसोथर्मल है तो T2 इज इक्वल टू T1, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा डायरेक्टली, माइनस अब यहां पे देखो माइनस क्या आया डायरेक्टली, R ln P2 by P1, यानी कि अब ऑप्शन मैच करते हैं तो अच्छा यहाँ पे m मल्टीप्लाइड है, m मल्टीप्लाइड है मतलब कि यहाँ पे टोटल एंट्रोपी की बात कर रहे हैं, कैपिटल एस की बात कर रहे हैं। जब कैपिटल एस की बात करेगा तो मास से मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, मास से मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा। अगर स्मॉल एस होता तो मास से मल्टीप्लाई नहीं होता। मतलब समझा करो, जैसे हमने 2.6 वीडियो में देखा था, वहां पे हमने निकाला था dq by t, तो आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि dq by t जो है सर साइक्लिक इंटीग्रल निकालता हूं तो लेस देन 0 ऐसा कुछ होता है, आइए समझ में ना। तो वहां पे साइन कन्वेंशन था, हमारा पॉजिटिव आ गया था, मतलब कि हमने ऊपर से माइनस लेके चला तो उसको प्लस ले लेते हैं हम लोग, तो भी हो जाएगा। तो उससे निकालो या फिर डायरेक्टली dq by t निकालो, कोई दिक्कत नहीं। आपको बस कंपेयर करने से मतलब है, आपको बस यहाँ पे चेक करना है कि दोनों 0 नहीं आना चाहिए। 0 आ गया तो रिवर्सिबल है, 0 नहीं है माइनस में जाए या प्लस में जाए। अगर माइनस में जाता है वो सिंपल कन्वेंशन का खेल है पूरा का पूरा। माइनस में जाए मतलब साइक्लिक इंटीग्रल ले रहे हो आप, dq by t निकाल रहे हो। प्लस में गया मतलब कि आपने साइन कन्वेंशन को चेंज किया है। तो हम बस कंपेयर कर रहे थे कि वहां पे मैग्नीट्यूड से मैं कंपेयर कर सकता हूं कि कौन ज्यादा मोर इरिवर्सिबल है। आ रही बात समझ में? तो वो कंडीशन था। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी मास मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब कि स्मॉल एस की बात कर रहे हैं कैपिटल एस की बात कर रहे हैं, तो चीजें हमें समझना पड़ेगा ही। अब ध्यान से देखो माइनस mr ln p2 by p1, माइनस में कोई ऑप्शन दिया नहीं है, प्लस में दिया हुआ है। तो मैं इसको प्लस में, अगर माइनस से प्लस बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा, mr ln p1 by p2। अब उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो मेरे लिए एंट्रोपी चेंज क्या होगा, mr ln p1 by p2। तो उस कंडीशन में क्या बोलूंगा, mr ln p1 by p2 का मतलब अब हमारा ऑप्शन को मैच करो तो ऑप्शन बी डायरेक्टली। तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8th क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है गेट 2014 का। क्वेश्चन है गेट 14 का। ठीक है, ध्यान से देखो इसमें क्या बोल रहा है। ये गेट 14 का क्वेश्चन है, तो गेट 14 के क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे है सर कि 2 रिजर्वायर दे रखा है जिससे हीट सप्लाई हो रहा है रिवर्सिबल हीट इंजन पे। यहां बोला हुआ है कि रिवर्सिबल हीट इंजन, और बोला है कि हीट रिजेक्ट हो रहा है 1 किलो जूल 400 केल्विन पे। तो बोला है कि नेट वर्क आउटपुट बताओ। तो नेट वर्क आउटपुट तो आराम से बता सकता है इस डिवाइस के लिए। अगर मैं एनर्जी बैलेंस करूं तो 2 + Q = 1 + W, लेकिन Q यहां बताया ही नहीं है। यानी कि अगर इसके लिए मैं सिंपल बैलेंस करूं एनर्जी बैलेंसर, तो एनर्जी बैलेंस के लिए क्या सकता हूं कि टोटल इन = गोले के लिए इन = आउट। इन क्या हो रहा है 2 किलो जूल प्लस
Q, ये और ये दोनों इन हो रहा है, इज इक्वल टू आउट कौन सा हो रहा है W प्लस हीट रिजेक्टेड 1, यानी मुझे W निकालना है तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आ गया तो 1 प्लस Q, क्वेश्चन नंबर 1 दे दो। अब मुझे Q निकालना है केवल, तो Q निकालने के लिए क्या, टेम्परेचर दिया हो, Q नहीं दिया हो तो साइक्लिक वो कर लो, क्लासेस इक्वलिटी निकालो, dq by t, ठीक है। तो dq by t निकालोगे तो इस डिवाइस के लिए क्या बोलोगे सर, इस डिवाइस के लिए बोलोगे आप, इस डिवाइस के लिए बोलोगे कि 2 किलो जूल किस टेम्परेचर पे, 1000 पे, प्लस में क्योंकि सप्लाइड है टू द सिस्टम, फिर यहां पे बोलूंगा Q अपॉन 800, ठीक है। फिर नीचे कौन सा है, रिजेक्ट हो रहा है, मतलब -1 अपॉन 400, अगर किलो जूल में है तो जूल में कन्वर्ट कर लो इसको तो 1000 हो जाएगा, ये हमारा 1000 हो जाएगा। अगर जूल में कन्वर्ट किया तो अब जो Q की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, जूल में आएगी, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि रिवर्सिबल है। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो गया हमारा 2 प्लस Q अपॉन 800 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 2.5 इज इक्वल टू 0, तो 0.5 आएगा, 0.5 उधर ले जाओ और Q से मल्टीप्लाई करो 0.5 को, तो हमारा हो गया 400 जूल, Q की वैल्यू है 400 जूल। जब आंसर किसका पूछा है, आंसर बोला है द नेट वर्क आउटपुट इन किलो जूल पूछा है, तो जब किलो जूल में बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे 0.4 किलो जूल, हमारा आंसर आया Q। तो W निकाल लो यहां से, W क्या हो जाएगा, W हो जाएगा सर 1, W क्या होगा हमारा 1 प्लस Q, Q क्वेश्चन में कितना दिया है 0.4, यानी कि 1.4 किलो जूल इज योर राइट आंसर, यानी आंसर मैच करो तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये रिसेंट गेट क्वेश्चन गेट 17 का क्वेश्चन है, गेट 17 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर कि एक सील्ड रिजिड कंटेनर है, एक सील्ड रिजिड कंटेनर है जिसके अंदर प्रेशर दे रखा है 1 बार, इसका टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन और इस पे स्टेरर की वजह से वर्क किया जा रहा है, इस पे स्टेरर की वजह से वर्क किया जा रहा है और वर्क की वैल्यू कितना दे रखा है 100 किलो जूल, इस पे वर्क किया जा रहा है ऑन द सिस्टम है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि और प्रोसेस कौन सा एडियाबैटिक, यानी कि हीट ट्रांसफर 0 है, तो सिंपल सी बात है सर, अगर हीट ट्रांसफर 0 है तो अगर मैं इस प्रोसेस के लिए यानी कि इसमें मैं कुछ वर्क तो कर रहा हूं ना, तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाऊं फॉर अ प्रोसेस, तो मैं लिख सकता हूं क्या कि dq इज इक्वल टू du प्लस dw। यहां पे du तो 0 है सर, सॉरी dq तो 0 है, du मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन dw यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है, इतना वर्क दिया जा रहा है सिस्टम पे, तो सिस्टम पे वर्क दिया जा रहा है मतलब कि -100 किलो जूल दे रखा है। अब सिंपल सी बात है, हीट ट्रांसफर तो हो नहीं रहा है, तो रिजिड कंटेनर में वॉल्यूम भी चेंज कोई नहीं हो रहा है, तो इतना करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे सर इसका टेम्परेचर में चेंज आएगा, सिंपल सी बात है, प्रेशर में चेंज आएगा। तो अगर मैं यहाँ से ड्यू निकालूं तो ड्यू का मतलब क्या होता है, ड्यू का मतलब होता है हमारा MCVT, और यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कौन सा यूनिट है, इसने मास वास नहीं दिया है क्वेश्चन में, मास अगर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, कहीं मास अगर नहीं दिया हुआ है 1 kg, मास लिखा हुआ है क्वेश्चन में 1 kg, तो मैं लिखूंगा MCVDT इज इक्वल टू 100। अब यहां से मैं dt यानी कि t इनिशियल तो मुझे पता है ना, तो dt का मतलब dt क्या हो जाएगा 100 अपॉन mcv, m मास 1 kg दिया हुआ है, cv कितना है 400, तो सॉरी cv है 1000, तो 1000 करूंगा तो कितना हो जाएगा 0.1, तो अगर ये 0.1 होगा सर ध्यान से देखो तो dt कितना है, dt का मतलब t2 माइनस t1, और t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 0.1 आ रहा है, तो t2 निकालना है तो t2 क्या होगा t1 प्लस 0.1, ठीक है। तो T1 कितना दे रखा है 300 केल्विन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 300 प्लस 0.1, काफी कम आ रहा है, तो 300.1 केल्विन इसका टेम्परेचर हो जाएगा, 300.1 केल्विन इसका टेम्परेचर हो जाएगा। अब अगर 300.1 केल्विन इसका टेम्परेचर हुआ T2, तो हम कैसे निकालेंगे, एंट्रोपी चेंज मुझे निकालना है, ठीक है ना। तो एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे कि एंट्रोपी चेंज अगर मुझे निकालना है, तो एंट्रोपी चेंज के लिए मुझे पता है कि एंट्रोपी चेंज के लिए हमारे पास 3 इक्वेशंस है, तो 3 इक्वेशन में अब हमें कौन सा टर्म रखना है, हमें वो टर्म रखना है जो मुझे मेरे लिए इजीली अवेलेबल है, वो कैसे निकालूंगा मैं, ठीक है। देखो एक पॉइंट मिस्टेक हमारा हम लोग ये कर रहे हैं कि जब मैं वही सोच रहा था 0.1 कैसे आया, यहाँ पे 100 जो वर्क dw है वो 100 किलो जूल है, तो मुझे यहाँ पे 3 जीरो और मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो अगर मैंने 3 जीरो और बढ़ाया तो ऑलरेडी मेरी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, अब आ जाएगा मेरा 100, ठीक है।
और अगर ये 100 आया, ध्यान से देखो, अगर ये 100 आया तो अब ये 300 में 100 ऐड कर दूंगा तो अब मेरा क्या हो जाएगा, और डायरेक्टली मेरा आंसर होगा 400 केल्विन, यानी कि ये हो जाएगा 400 केल्विन। और जब ये 400 केल्विन हुआ तो यानी कि टेम्परेचर इनिशियल भी पता है और टेम्परेचर फाइनल भी पता है, ये T1 है, ये हमारा T2 पता है। अब कौन सा ऐसा टर्म पता है, P1 तो पता है लेकिन P2 मुझे नहीं पता। लेकिन ध्यान से देखो, रिजिड कंटेनर बोला है, इसका मतलब V1 इज इक्वल टू V2, दोनों सेम होने वाला है। तो मैं ऐसा इक्वेशन यूज करूंगा एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए जिसमें T पता हो और V पता हो। तो उसके लिए मुझे पता है कि जो एंट्रोपी चेंज होगा S2 - S1 दैट विल बी इक्वल टू CV ln T2 by T1 प्लस R ln V2 by V1। और V2 और V1 दोनों सेम है सर, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे CV कितना लिख सकते हैं, CV इज इक्वल टू 1000 इंटू ln T2 कितना है 400 केल्विन, T1 कितना है 300 केल्विन। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो मैंने सॉल्व किया हुआ, इसका आंसर आया डायरेक्टली कितना 287 समथिंग, 287। अब इसका आंसर कितने हो जाएगा, कर ही लेते हैं इसको डायरेक्टली। अब ऑप्शन पूछा किसमें, जूल में पूछा है, तो डायरेक्टली हम लिख देंगे जूल पर केल्विन इसका आंसर। ठीक है, जूल पर केल्विन बोलने का मतलब क्या है, इसमें मास मल्टीप्लाइड है माय डियर। तो मास, क्योंकि अभी जो हम स्मॉल एस निकाल रहे हैं ना, तो स्मॉल एस निकालने का मतलब होता है जूल पर केजी इंटू केल्विन, लेकिन मास 1 केजी है, इसलिए मैं अगर मैं मास कैपिटल निकालूंगा S2 - S1 तो मैं बोल सकता हूँ स्मॉल S2 - स्मॉल S1, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ही क्या हुआ 187 जूल पर केल्विन। ध्यान दो, तो आई बात समझ में, इसको मैं निकाल सकता हूं। जो मैंने अभी निकाला, क्या मैंने निकाला था डायरेक्टली यहाँ पे, तो उस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली मैं आंसर वहां पुट कर सकता हूँ, 287 समथिंग आ रहा है जूल पर केल्विन। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन जो है, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, इसमें क्या दिया हुआ है, एक गेट 2018 का क्वेश्चन है, ये रिसेंट क्वेश्चन है गेट का। तो गेट 18 का मैंने आपको बताया था कि एंट्रोपी चेंज पे क्वेश्चन कंफर्म पूछने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, गेट 18 का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, T1 P1 इनिशियल कंडीशन पे टेंपरेचर प्रेशर दे रखा है, फाइनल कंडीशन पे टेंपरेचर प्रेशर, ऐसे सेम क्वेश्चन में दे रखा है, और CP और CV दे रखा है। तो बोला है कि स्पेसिफिक एंट्रोपी का चेंज बताओ। स्पेसिफिक एंट्रोपी बोलने का मतलब क्या है, स्मॉल एस की बात कर रहा है। तो मैं ऐसा, मुझे एंट्रोपी चेंज की 3 इक्वेशन पता है, मैं ऐसा इक्वेशन लूंगा जिसमें ये T और P पता हो। तो उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं डायरेक्टली कि S2 - S1 इज इक्वल टू CP ln T2 by T1 माइनस R ln P2 by P1। ये मेरा इक्वेशन है जिसमें T और P दोनों आ रहा है। अब ध्यान से देखो, CP की वैल्यू 1 दे रखा है, 1 इंटू ln T2 कितना हुआ है 600 केल्विन, T1 कितना है 300 केल्विन, माइनस R कितना है, R नहीं पता, तो R कैसे निकालेंगे, R इज इक्वल टू CP माइनस CV। CP कितना है 1 माइनस 0.7, यानी कि 0.3 मेरा हो गया किलो जूल पर केजी केल्विन, ये R हो गया। तो 0.3 मैं यहाँ पे ले लूंगा, ln P2 कितना है 500 किलो पास्कल, और P1 कितना है सर 100 किलो पास्कल। तो यहां से मैं निकाल लूंगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो डायरेक्टली मैंने आंसर निकाला हुआ है, इसका आंसर आएगा 0.21। 0.21 किसमें पूछा हुआ है, किलो जूल पर केजी केल्विन में, तो 0.21 किलो जूल पर केजी केल्विन, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये भी मल्टीपल, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।